अपने पैनल को पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा हैं, पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर से। हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एंड सेल्स मारुति, कई बार हमारे साथ होते हैं। और युविका सिंघल है हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट। और दीपक अग्रवाल है हमारे साथ, CIO डेट कोटक AMC के डिवीजन से। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी ने समय निकाला। वेरी क्विकली एक एक सवाल मैं सबसे लूंगी, लेकिन पहले मैं शशांक से एक बार समझ लेती हूँ। शशांक, हालांकि बात यही हो रही है कि इस बार बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद RBI गवर्नर भी हॉकिश हो क्या, क्योंकि जो जिस हिसाब से हमने US फेड में देखा, वहाँ पर आपने देखा कि, और उसके बाद से हमने US मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा पिछले 8-10 दिनों में फॉल भी देखा है। तो क्या एक हॉकिश स्टांस हो सकता है? लेकिन आप कौन सी की कमेंट्स पर नजर रखेंगे आज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मेरे नज़र में। मुझे पता है कि ज़्यादातर जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इफरात ज़र की बात करें, इन्फ्लेशन रेट की बात करें, तो लगातार हमने देखा काफ़ी स्टिकी इन्फ्लेशन है। और अब ऑयल प्राइसेस भी जा रही हैं। आपने जब भी अभी जिक्र किया, बिल्कुल मेरे हिसाब से दुरुस्त आपने जिक्र किया कि हॉकिश स्टांस है फेड का भी। इस मामले में उन्होंने एक इंदिया दिया है कि ये एक बार फिर से वो इजाफा करेंगे इंटरेस्ट रेट्स में। तो मैं तो माहिरीन के हिसाब से ही जाऊंगा, और मैं चाहता हूं इंडस्ट्री के हिसाब से कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। खासकर ऑटो इंडस्ट्री में 80% जो रिटेल होता है वो फाइनेंसिंग के जरिए होता है। तो अभी जो 2.5% बढ़ा है पिछले कुछ, जो जब से ये साइकिल शुरू हुई है, वो अभी पूरी तरह से रिटेल फाइनेंस रेट में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। और अगर इसके ऊपर ये और बढ़ता है तो शायद ये इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के लिए खासकर नेगेटिव रहेगा। तो अगर आप मेरे से एक समरी पूछना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि शायद रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं लिक्विडिटी बरकरार रहे, खासकर अगले 2-3 महीनों में जो त्योहारों का दौरानिया है बहुत अहम रहता है ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से। एंड इन समरी आई वुड वोट फॉर the fact that he is not going to increase the rates, but if I was I will be not surprised if he does so. ठीक है, तो यहाँ पे शशांक जी ने ये कहा है कि लिक्विडिटी बरकरार रहनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट को उनको भी ऐसा लगता है कि खास कोई चेंजेस आएगा नहीं, है उनकी मनोकामना जैसे भी है, और मैं ये फील भी कर सकता हूँ। क्या पुनीता कुमार सिन्हा भी हमारे साथ है। पुनीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा वेट भी आपसे करवाया हमने, इसके लिए माफ़ी भी। पुनीता मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज गवर्नर सोच रहे होंगे, क्रूड के बारे में, डॉलर के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में। आप सबसे ज़्यादा नोटिसेबल आज जब गवर्नर बोल रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा गौर से क्या सुनना चाहेंगे उनके मुंह से? आई थिंक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से जो इंडिया की स्थिति है वो काफी हद से बाकी कंट्री से बेटर है। US में पर्टिकुलरली जो कि इंटरेस्ट रेट हॉकिश एक स्टैंड चल रहा है फेड का, वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन का भी एक बहुत बड़ा रिस्क है US में। यहाँ पर जो फिस्कल सिचुएशन है वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और जॉब मार्केट भी काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया की जो स्थिति है वो इतनी ग्रिम नहीं है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है इतना स्ट्रांग नहीं है, पर्टिकुलरली अब क्रूड प्राइसेस भी थोड़ी कम हुई है। तो अगर हम लोग RBI से जो कमेंट्री सुनेंगे तो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि वो ग्लोबल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंडिया के अपने फैक्टर्स पे, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा खतरनाक है, बट इंडिया की जो अपनी स्थिति है वो अभी काफी हद तक ठीक ही है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि ऑयल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स, जैसे US में पॉलिटिकल इश्यूज भी कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो उनका भी ये देखना होगा कि वो अगर US इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा तो फिर इंडिया क्या करेगा। तो ये मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगी। अब मैं युविका के पास जाऊंगा और एक बार उनसे एक व्यू पॉइंट लेता हूं। युविका, आप इस बार के मॉनसून की जब स्टार्ट हुई था ना, तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और फेस्टिवल सीजन आते आते तक हम फूड इन्फ्लेशन में बहुत अच्छा रिडक्शन देखेंगे। लेकिन मिडल ऑफ द मॉनसून क्या हुआ कि कुछ खबरें ऐसी आई कि डेफिसिट हो गया और बहुत जगह पे स्कैटर
हो गया। ये तो क्या फूड इन्फ्लेशन पे प्रेशर बरकरार रहेगा या फिर ये सॉफ्टन हो जाएंगी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जहां तक मॉनसून की बात रही, हमने देखा ये सीजन काफी पैची रहा। ना कि महीने दर महीने हमने बहुत उछाल गिराव देखा मॉनसून परफॉर्मेंस पे, पर एक ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो बहुत स्टेट्स थी जिन्होंने जो पूरा मॉनसून सीजन था एक काफी डीप डबल डिजिट डेफिसिट में रेनफॉल देखा। तो इसका दो इम्पैक्ट आएंगे। एक तो ये कि जुलाई की मॉनसून अच्छी थी तो जो हमारी सोइंग लेवल थी वो काफी हद तक ठीक थी। तो अगर आप देखें जो एरिया सोन था खरीफ में क्रॉप्स के अंडर, वो ऑलमोस्ट एट पार था लास्ट ईयर के लेवल। परंतु अगस्त का जो डेफिसिट था मॉनसून का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है क्रॉप यील्ड्स पर। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है जो रेजर्वॉयर लेवल्स हैं वो उतने रिप्लेनिश नहीं हो पाए, स्पेशली साउथ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो इसके दो नतीजे निकलते हैं। एक की हो सकता है कि खरीफ क्रॉप यील्ड्स का जो आंकड़े हैं जब वो आए, जब हार्वेस्ट सीजन बिगिन हुए अक्टूबर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी सी गिरावट देखी जाए। और दूसरा जो राबी सोइंग के लिए जो रेजर्वॉयर लेवल्स हैं या सॉइल मॉइस्चर लेवल्स हैं, हो सकता है वो उतने जितने हमें हिस्टोरिकली चाहिए या जितने एक ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए उतने ना होए, तो हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट राबी सोइंग पे भी आए। इसका नतीजा इन्फ्लेशन आंकड़ों पे ये हो सकता है कि फूड बास्केट जो हमने देखा पिछले कुछ महीनों में एक मिक्स्ड बैग रहा है। एक तरफ हमने देखा जो एक स्पाइक थी जो लार्जली टमेटो ड्रिवन थी, वो काफी हद तक अब नॉर्मलाइज हो गई है, जिसका फुल इम्पैक्ट अब सितंबर के इन्फ्लेशन आंकड़ों पे आएगा, जहां हमें लग रहा है सितंबर की जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो 6% के नीचे चला जाएगा, टमेटो प्राइस और एलपीजी प्राइस रिडक्शन के कारण, बोथ फैक्टर्स। परंतु अगर देखा जाए ट्रैजेक्टरी के तौर से फूड इन्फ्लेशन की, अभी भी प्राइस प्रेशर्स बने हुए हैं। दो या तीन इंपॉर्टेंट प्राइस प्रेशर्स हैं। एक सीरियल्स, बोथ व्हीट एंड राइस, उसके साथ साथ हम प्राइस प्रेशर्स देख रहे हैं स्पाइसेस में, और कहीं कहीं पैची प्राइस प्रेशर्स और भी दिख रहे हैं पेरिशेबल्स में। ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल पूरी बास्केट हमने करेक्ट होती हुई देखी है। तो फूड प्राइस प्रेशर्स जो है वो बने रहेंगे, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी देखे हैं गवर्नमेंट के तरफ से। तो सिर्फ आरबीआई का रोल नहीं है, क्योंकि एक ये सप्लाई ड्रिवन पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, बट फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन प्राइस प्रेशर। राइट, एब्सोल्युटली युविका। तो यानी थोड़ा सा तो आप जो रबी सोइल पे बता रही हैं असर पड़ सकता है अगले साल, यानी देखने को मिल सकता है या फिर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। लेकिन दीपक से भी बात करते हैं। हमारे साथ दीपक अग्रवाल भी हैं कोटक एमसी से। दीपक, क्योंकि लास्ट पॉलिसी में एक ऑफकोर्स एक बाउंसर ही आया था इंक्रीमेंटल सीआरआर का, लेकिन कहीं हद तक ये जो 2000 के नोट वापस गए हैं वो क्या लिक्विडिटी को एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि शायद कोई और फर्दर टाइटन लिक्विडिटी के लिए कोई नया मेजर आ सकता है, तो ऑफकोर्स वो बाजार को शॉक करेगा? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक तो हमारी व्यू है कि आरबीआई पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखेगा और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन मेंटेन करेगा। यस, लास्ट पॉलिसी के समय कोर लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में 3.5 लाख करोड़ के करीब थी, इसलिए आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर हाइक किया था, जो आरबीआई ने कंप्लीटली रोल बैक कर दिया है। नाउ आरबीआई का जो इंटेंशन था लिक्विडिटी टाइट करने का, तो जो ऑपरेटिंग रेट 6.25 से 6.5 के बीच में ट्रेड कर रहे थे अगस्त के पहले, वो लास्ट 2 महीने में ऑपरेटिंग रेट आपके 6.75 है, जो पॉलिसी रेट से 25 बेसिस पॉइंट ऊपर। और पूरे अक्टूबर महीने में भी हमें लिक्विडिटी टाइट लग रही है। सेकेंड हाफ में करेंसी इन सर्कुलेशन जनरली बढ़ती है, फेस्टिव सीजन है तो उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन का हम इंक्रीज देखेंगे। बैंक्स के डिपॉजिट बढ़ते हैं तो उनको इंक्रीमेंटल सीआरआर हाइक रखना पड़ेगा डिपॉजिट ग्रोथ पे। तो हमें नहीं लगता कि आरबीआई कोई परमानेंट लिक्विडिटी सकिंग आउट मेजर लेगा। हो सकता है आरबीआई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिक्विडिटी करे, आरबीआई फॉरेक्स रूट के थ्रू डॉलर सेल बाय स्वैप्स कर रहा है वो कंटिन्यू करे और उसके थ्रू लिक्विडिटी मैनेज करे। तो हमें नहीं लगता कि आरबीआई कोई लिक्विडिटी साइड पे बड़ा बाउंसर देता हुआ। ठीक है, लिक्विडिटी पे कोई बड़ा बाउंसर आएगा नहीं, ये शशांक जी भी बात बता रहे हैं। हमने एक पोल भी किया है, पोल आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं वापस से। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि किसी तरह का कोई चेंजेस आज नहीं होने जा रहे, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, ना ही रेपो, ना ही रिवर्स रेपो, ना ही सीआरआर, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात किस पे होगी कि क्रूड के इम्पैक्ट को गवर्नर साहब कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ लिक्विडिटी को कैसे नोटिस किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो है डॉलर रुपी इक्वेशंस।
उस पे मिस्टर गवर्नर क्या बात अपनी रखते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में मिस्टर गवर्नर अपनी बात रखना शुरू कर देंगे, हम आपको सीधा वहीं लिए चलेंगे। और अभी तक की मार्केट को देख के भी ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट यानी कि दरों में किसी तरह का कोई भी बदलाव आपके सामने नहीं आएगा। जब तक मिस्टर गवर्नर बोलना शुरू करें, आप मेरे को इस तरह क्रूड की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? ये जो क्रूड हाई लेवल पे है, कितना डिस्टर्बिंग फैक्टर है इंडिया के लिए? इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑफ कोर्स एक नेगेटिव फैक्टर है। हालांकि इंडिया ने अपने सप्लाईज और देशों से भी थोड़े गुड प्राइसेस पे अरेंज किए हुए हैं, पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण एक ये क्रूड जो है एक रिस्क फैक्टर बना रहेगा। जैसे मैंने कहा, जियोपॉलिटिक्स काफी अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस पे एक ध्यान रहेगा। और चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में क्या स्टिमुलस आएगा, क्या चाइना में कमोडिटी प्राइसेस अभी भी जिस हद से स्ट्रांग रही है